Hello student, we are going to discuss today about the sale of goods act, and this video is going to be relevant in one aspect because in this video we will discuss the demo. Demo means to say we are going to give you a brief on the particular topic, that is sales of goods act. तो इस लॉ में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो आपका लॉ है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का नेचर क्या है, why this law has been introduced and what was the background behind this law and what is the particular point which this law is discussing about. So as the name suggests, sale of goods act, I hope you understand sale of goods. Goods word is very important. When we talk about this law, so basically ये जो law है आपका ये इस बात से डिस्कशन करता है कि जब कभी भी आप गुड्स से रिलेटेड कोई राइट्स ट्रांसफर करोगे तो आप इस लॉ को अप्लाई करोगे. बट बिफोर गोइंग इनटू दिस लॉ इन डिटेल, जस्ट कम टू द एक्सटेंट ऑफ इट कि इस लॉ को सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को अगर आप पढ़ते हो तो जस्ट कम टू द बैकग्राउंड ऑफ दिस लॉ एंड देन वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस लॉ विच इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट Act 1872. This law is very important substantive law from which जिस law के through हमने कई सारे other laws को create किया है. मीन्स टू से पहले वो remedies यहीं पर ही थी, but after that we have made something new legislation. Suppose when we talk about SOGA means Sales of Goods Act and then about partnership, तो ये सारे वो जो laws हैं and then we talk about SRA also to some extent, but basically SOGA and partnership. These are the two substantive law which has been driven out from Indian Contract Act. So SOGA, Sales of Goods Act, has driven from section 176, section 76 to 123. ये वो sections थे जो originally हमने Indian Contract Act में रखे हुए थे और इन्हीं के थ्रू हम सारे वो ट्रांजैक्शंस को डील करते थे जिन ट्रांजैक्शंस कोई गुड्स इन्वॉल्व होता था. तो मोटा मोटा जो रफ आइडिया वो ये होता है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, इट मीन्स टू अंडरस्टैंड कि कॉन्ट्रैक्ट कब लॉफुल होगा, व्हाट आर द एसेंशियल्स टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट. आफ्टर व्हेन यू नो द एसेंशियल्स फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, देन वी मूव टूवर्ड कि इस कॉन्ट्रैक्ट में किस पॉइंट को, किस टॉपिक को डिस्कस किया गया है. तो अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बिना पढ़े सेल्स ऑफ गुड्स को पढ़ रहे हो देन प्लीज रिमेंबर इट विल नॉट बी फ्रूटफुल एज मच, बिकॉज आप जितने भी गुड्स को सेल करोगे, जो बायर होगा, जो आपका सेलर होगा, या जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे, वट एवर थिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू दिस, इन सबसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है. नाउ व्हेन आई से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आपने सेक्शन 76 टू 123 को एक्सट्रैक्ट किया एंड हमने इस लॉ को बनाया. नाउ क्वेश्चन कम्स कि ये जो आप स्टार्टिंग ऐसे करो कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया और वो कॉन्ट्रैक्ट आपका लॉफुल है या अनलॉफुल है, इसको लेके आपके पास कॉन्ट्रैक्ट का लॉ है. अब आप सोचो व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्ट तो हमारे पास एक चीज होती है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज ऑफर, एंड व्हेन द ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट में क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज अगर ऑफर वैलिड है, एक्सेप्टेंस वैलिड है, विद कंसिडरेशन है, तो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं दैट कि व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच offer acceptance becomes agreement, and when it becomes lawful enforceable by law then it becomes contract. अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है and when we are talking about offer and acceptance related to something which is called goods, तो यहाँ पर हम एक चीज और पढ़ लेंगे, because when we talk about goods, तो goods एक प्रॉपर्टी है no doubt, and essentially property can be categorized into two forms. One that is movable property, other that is immovable property. So अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली जब आप एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो एंड लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट में व्हेन यू आर सेलिंग और परचेजिंग समथिंग विच मे बी मूवेबल
or maybe immovable. The question comes, when we talk about the dealing of a property which is movable, then you will have to go for Sale of Goods Act. When we are going to deal with the immovable property, then we can take Transfer of Property Act. एंड तो मूवेबल और इमूवेबल को आप कैटेगराइज करोगे unless and until you understand what property is included within the parameter of movable and what is included within the definition of immovable property, it will become tough for you to apply the law. For example, when I would say that there is electricity, right, or there is something like careers, like we can say receipt of a railway, क्या गुड्स की कैटेगरी में आ रहे हैं? देयर इज द लॉटरी, देयर इज द समथिंग व्हिच नीड्स टू अंडरस्टैंड कि किस कैटेगरी में आ रहा है. तो अगर आपको ये असरटेन करना है कि ये गुड मूवेबल है या इमूवेबल है, देन देयर आर सम सर्टेन पैरामीटर्स. once you decided and you find that this property is movable property, और तब आप उसको लेके जो लॉ अप्लाई करोगे, that is called Sales of Goods Act 1930. And when you say that this property is immovable property, then आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को अप्लाई करते हो. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है. मूवेबल प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो जरा स्टार्टिंग से, व्हेन वी गो फॉर द स्टार्टिंग, देयर मस्ट बी सम पार्टीज, राइट, एंड द पार्टीज, एज यू नो, दैट पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट. And when the parties are competent, they are doing offers and acceptance. Offer and acceptance. Offer and acceptance for what? Means to say buy or sell. किस चीज को आप buy और sell कर रहे हो? आप कर रहे हो goods को. Please remember, these goods are the goods which are movable property. The thing is, there are parties who are competent according to the law. There must be an offer, and then you are moving toward acceptance. Offer and acceptance for what? Buy or sell any goods. Okay. And as we find that, okay, we are going to deal with the goods, then we need to understand कि आप इस transaction में ये जो आपने contract किया है, offer and acceptance to buy or sell the goods, आप एंटर होते हो, you enter into contract. So when you enter into the contract is lawful, and after that it comes कि आपने once you have entered into the contract, then what are the effects of contract? contract के effects क्या होंगे? And effects पर हम rights and duties पढ़ते हैं, because we need to understand कि जब आप एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड हो चुके हो, देन आपके राइट्स एंड ड्यूटीज अराइज हो जाते हैं. तो बेसिकली अभी मैंने आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का एक जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया वो ये, दैट देयर आर द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, एंड लेटर ऑन one party has given the offer, other has accepted the offer, there should be consideration, and after that buy or sell of goods. So the what is the meaning of goods? तो आपको इसको लेके 2 clause 7 of sales of goods देखना पड़ेगा, because 2 clause 7 defines what is goods. When you understand कि what is the meaning of goods, you have gone through the definition of 2 clause 7, and then it is decided कि ये goods की category में आता है, you are going to enter into the contract, then contract में आप पढ़ते हो modes of contract. modes of contract होता है आपका and nature of contract. So you have parties competent, offer and acceptance, buy sell goods and contract. यहाँ पर contract कैसा होना चाहिए? For that purpose आपके पास एक section है, section 5. read with section 4 also, हम भी पढ़ेंगे. देन आप मोड्स पढ़ेंगे, एंड फिर आप इफेक्ट्स एंड अदर चीज़ें पढ़ेंगे. तो इस सेक्शन में, इस सेक्शन ऑफ द डिस्कशन में मैं ऑल ऑफ द थिंग्स आपको नहीं बता रही. आई एम जस्ट गिविंग यू ब्रीफ ऑन दैट. फर्स्ट थिंग, यू जस्ट रिमेंबर देयर इज वन पर्टिकुलर सेक्शन that talks about the savings. So just look at the
definition and the preamble. Now as I said कि अगर आपने सेल्स ऑफ गुड्स पढ़ना है तो जस्ट फोकस ऑन preamble. इसका preamble क्या कहता है? When you look at the preamble, you need to understand what is the nature of this law, whether this law is exclusive, whether this law is exclusive or exhaustive, whether this law is substantive, right? Whether this law is consolidated. Various words are used here. Just look at the preamble of this law. The purpose of this law is what? As you know, जब भी हम किसी law को पढ़ते हैं, the very important thing is that first of all just go through the preamble. Sales of Goods Act का purpose क्या है? Why this law has been introduced? For that purpose, just look at the preamble of this law. What it says simply, an act to define and amend the law relating to the sale of goods. So basically ये law क्या कर रहा है? It is defining and it is amending. So two words are mentioned here that this law is basically defining. Define क्या करेगा? Certain kinds of transactions. Means to say ऐसे जो law हैं जो sale of goods को deal करते हैं उनको आप define करोगे. Second thing is that वो सारे terms जो कि स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए गए हैं और आपको क्लैरिटी चाहिए तो यहाँ पर उन प्रोविजन को हमने अमेंड भी किया. तो wherever we felt necessary, we have defined, we have amended the provision. Please remember, the word consolidated has not been used here. It's mean that it might be possible that some of the provisions can be dealt under this law and you can make any other law for a specific other properties. तो बेसिकली ये चीज एंड देन आपका क्या ये सब्सटेंटिव लॉ है? आंसर इज यस, क्योंकि सब्सटेंटिव लॉ है बिकॉज इट इज क्रिएटिंग राइट्स एंड ड्यूटीज. तो प्लीज रिमेंबर we will go toward unpaid sellers rights and duties. Basically there is one instance only कि जब आप अनपेड सेलर की राइट्स एंड ड्यूटीज देखते हो देन यू अंडरस्टैंड कि वहां पर यू आर क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज. एंड जो भी आप राइट्स एंड ड्यूटीज क्रिएट कर रहे हो, वट एवर रेमेडी आर यू प्रोवाइडिंग, दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. So the sales of goods tax is substantive in its nature. When we talk about the preamble, just go through the another point is whether it applies to some limited place or this applies to the whole of India. The answer is that it applies to the whole country. Now we are not excluding even the Jammu and Kashmir because Amendment Act of yani Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 from the date of 31st October 2019 इस लॉ को हम जम्मू एंड कश्मीर पर भी अप्लाई करते हैं. So this law applies there also. Now when we talk about interpretation clause, because as I said कि आप किसी भी लॉ को पढ़ोगे तो it becomes very important कि आप उस लॉ में यूज हुए वो सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को समझो एंड अंडरस्टैंड करो. There are various definitions given under section 2 which gives one by one the definition of each important verse used here. The first word that is using here is that is buyer and seller. So just look at the bare act. I am looking at just bare act कि आपको एक चीज समझ में आए कि हम इंट्रोडक्शन में क्या चीज यूज करते हैं. तो यहाँ पर हम सबसे पहले एज आई सेड कि जब भी आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करते हो देयर मस्ट बी पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, है ना. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट देन वी नो who are the parties under the sales of goods act. There are two parties, एक buyer and दूसरा seller. तो buyer को आपने define किया सबसे पहले and then later stage we will define the seller also. The very important word to discuss here, buyer means a person who buys or agrees to buy the goods. It's mean the person who bought the goods, he is not only the buyer but the person who has entered into the agreement कि वो किसी future date पर इस goods को खरीदेगा, वो भी buyer की capacity में आता है. Please remember, buyer means the person who buys or agrees to buy the goods. तो यहाँ पर when I say agrees to buy the goods, यहाँ पर आप एक चीज जो रेफर करूंगी वो मैं ये कि क्या आप agreement करते हो. So there are two terms it is used here. इसको मैं explain करूंगी आपको. Two terms have been used.
एक होता है आपका दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट ऑफ सेल, राइट, एंड देयर वन मोर थिंग एग्रीमेंट ऑफ सेल दैट इज एग्रीमेंट फॉर सेल, फॉर सेल, राइट। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग हियर वन इंस्टेंस फॉर यू टू मेक इट वेरी क्लियर। ये एक गुड्स है, राइट, और इस गुड्स को लेके बी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, and the contract is of such a nature that not this time I will, you know, provide you the delivery of goods, at later stage. Means to say, today I am going to agree with you कि after 6 month I will enter another contract with you, then you will provide me the delivery of goods and I will pay you money. Mean that आपका अगर डिलीवरी आप कर चुके हो, the act has already been done, that is called agreement of sale, otherwise it will be simply agreement for sale. यानी आप एग्रीमेंट कर रहे हो कि आप किसी फ्यूचर डेट पर सेल करोगे, नॉट दिस टाइम। you will sell the property, you will purchase the property at future date, not this time. So this is agreement for sale, and the agreement of sale means when you have already executed the contract, you already bought the, you know, goods. Might be possible कि for example I would say कि मैं आपकी goods आज खरीद रही हूँ, I am purchasing your goods today, and might be possible कि price जो है वो हम at later stage पर आपको देंगे। Remember, in the sales of goods, एक चीज आपको जो बहुत ध्यान रखनी है, that is very important, that whenever you are entering into the contract related to the sale of goods, it is not always necessary that you should deliver the property at the same time when you entered the contract. Means to say, आप प्रॉपर्टी को, गुड्स को लेटर स्टेज पर भी डिलीवर कर सकते हो, नॉट नेसेसरी कि अभी करो। तो ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेल को लेके आप ये नहीं कह सकते बिकॉज आप मुझे 2 महीने बाद गुड्स डिलीवरी कर रहे हो तो इट्स मीन इट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। नो, आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका, प्राइस आप 2 महीने बाद मुझे दे रहे हो, इट मे बी ऑलरेडी पोस्टपोन। आप प्राइस आज दो, आप पार्टली आज दो, आप कंप्लीटली नेक्स्ट टाइम दो। These are the things which are included under this law कि आप पेमेंट को लेटर स्टेज पर अगर आप करते हो, if you postpone the payment, it does not mean that there is no contract of sale. So please remember, यहाँ ये आपको देखना पड़ेगा because as I was referring the definition of buyer, buyer means the person who agrees to buy or who has bought already. यहाँ पर अगर मैं आपके साथ एग्री कर रही हूँ कि मैं फ्यूचर डेट पर आपसे गुड्स लूंगी, then even then I will be comprised within the definition of buyer, right? Now next जो definition है which is important, that is delivery. When we talk about delivery, please remember किसी भी गुड्स को जब आप सेल करते हो तो it becomes very important what is the meaning of sale. Sale is something which is completely different from other transaction. Sale में जो important चीज होती है वो होती है divesting of ownership from one person to other. अगर आज I am the owner of a particular goods and I am entering into the contract to sell my goods to you, and it's mean that मेरा जो right है एक goods पर ownership है वो आप पर shift हो जाएगा. And how can you express this thing? By delivery of possession. तो जो possession आपके पास आज है, because you being the owner, आपने उस possession को deliver कर दिया. Please remember, under the Sales of Goods Act, there must be the delivery of goods from one person to another. यहाँ पर the word जो important है वो है voluntary transfer of possession. Voluntary means to say at the free will of yours. If something has been delivered बट आई हैव नॉट गिवन द कंसेंट, तो इसका मतलब सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर जो डेफिनेशन है डिलीवरी की उसको मैंने कंप्लीटली सब्सटेंशिएट नहीं किया. इफ आई वांट टू से दैट आई हैव डिलीवर्ड द गुड्स, इफ यू आर सेइंग दैट द प्रॉपर्टी हैज बीन डिलीवर्ड, द प्रॉपर्टी मस्ट बी डिलीवर्ड वॉलंटरली विद द फ्री वॉल्यूशन ऑफ द person who is delivering this.
Another important definition, which I am leaving these definitions because I am just going toward the very important definition, that is goods. गुड्स की जो आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान देना पड़ेगा कि गुड्स की डेफिनेशन क्या है, बिकॉज एज आई सेड कि जब तक आपको ये नहीं पता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स, व्हाट आर द थिंग्स आर इंक्लूडेड इन गुड्स, हाउ कैन यू अप्लाई दिस लॉ? माइट बी पॉसिबल दैट इट मे अप्लाई टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, बिकॉज अगर वो गुड्स की कैटेगरी में नहीं आ रहा तो आप इस लॉ में इसको कवर नहीं कर सकते. तो बिफोर गोइंग टू डिटेल आप इसके अंदर जाओ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप गुड्स की डेफिनेशन को पढ़ो. व्हेन आई टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ गुड्स अंडर 2 clause 7, आपको याद रखना पड़ेगा गुड्स में क्या क्या आता है. अब मैं इसके साथ आपको ना एक डेफिनेशन पढ़ाती हूँ विच इज गिवन अंडर सेक्शन 3 ऑफ टीपीए, बिकॉज यहाँ पर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी गई है. एज आई सेड टू यू कि जब मैं मूवेबल प्रॉपर्टी बोलूंगी देन यू शुड अंडरस्टैंड कि वी आर टॉकिंग अबाउट द गुड्स. यहाँ पर आपने उस सेक्शन 3 में जो बातें पढ़ी उसमें पढ़ा कि 3 चीजें ऐसी हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आती, बाकी सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आती हैं. जितने भी आप लैंड्स थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ पढ़ते हो, इसमें आप क्या पढ़ते हो? स्टैंडिंग टिम्बर, growing crops, and third, that is grass. These all the things have been excluded from the definition of immovable property under the TPA. When these are the things are expressly excluded, now just look at the screen, the definition of goods here also. यहाँ पर क्या है? Every kind of movable property other than actionable claim, money, includes stocks, shares, growing crops, जो मैं आपसे बताना चाह रही थी, which I was referring here, grass and things attached to it forming part of the land which are agreed to be severed before sale. अब आप देखिएगा आप इस डेफिनेशन को, तो गुड्स की डेफिनेशन में पहली चीज क्या क्या गुड्स में आता है, तो उन्होंने बोला क्या नहीं आता. पहले तो ये ध्यान दे लो, इन्होंने बोला देखो एक्शनेबल क्लेम्स जो हैं, एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आते. तो आई होप यू अंडरस्टैंड ये कहाँ आते हैं, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आते हैं. एक्शनेबल क्लेम आपको मूवेबल प्रॉपर्टी पे मिल रहा होगा, राइट कोई, बट इवन दो इट कम्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो इसको आपने एक्सक्लूड कर दिया. दूसरी चीज जिसमें एक और इम्पॉर्टेंट दी है वो ये है कि व्हेन वी टॉक अबाउट लैंड्स, यानी कि अगर मैं ऐसे बोलूँ थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ, थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ, तो ये जो वर्ड है ना थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ, इट कम्स इन 2 कैटेगरीज. प्लीज रिमेंबर, थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ में आप मूवेबल प्रॉपर्टी में भी इसको कैटेगराइज कर सकते हो, इमूवेबल में भी. इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंशन ऑफ द थिंग्स विच हैज बीन अटैच्ड टू द लैंड. नाउ आई एम गिविंग यू एग्जांपल हाउ. Suppose I am giving you the example of this one tree and it has been attached to the land. Question is whether it is movable or it is immovable. So पहली चीज, the first thing which is discussed here, that this is something which is rooted in earth. When I say about things attached to earth, तो इसमें आप पढ़ते हो things rooted in earth भी आएगा आपका, right? अब देखिएगा ये जो ट्री है that is rooted in earth, but the question is कि क्या ये जो ट्री है आपका ये मूवेबल है या इमूवेबल. जस्ट लुक एट दिस स्क्रीन, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आ रहा है, बिकॉज इट हैज बीन परमानेंटली अटैच्ड, इट मींस इट हैज नॉट द नेचर कि आप इसको कट कर लो. लेकिन अगर मैं इसको बोलूं कि ये जो जितने भी 3 4 5 6 जितने भी पेड़ लगे हैं इनको आप कट करो, सेवेयर करो, और सेवेयर करके जब ये जो बचेगा, जब इसको आप काट दोगे तो ये जो भी जमीन पे आएगा कट कर, दैट कम्स इनटू द डेफिनेशन ऑफ मूवेबल. So please just look, it is very, because there is a landmark judgment in the शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे कि आप कोई भी चीज जो लैंड से अटैच होगी आप उसका पर्पस देखोगे. इफ यू थिंक दैट द परमनेंट पर्पस इज
not to permanently attach it, then it will come within the definition of movable property, और तब आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को अप्लाई करोगे. But if you think that the purpose of anything or even the trees is to permanently to attach with it, it is not the purpose to sever it and then to sell. तो इसको आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में रखोगे. तो सेक्शन 2 क्लॉज 7 में जो गुड्स की डेफिनेशन है उसको आपको बहुत ध्यान से देखना है, बिकॉज इसमें क्या क्या आता है. तो इन्होंने बोला कि आप एक्शनेबल क्लेम को नहीं ले सकते. सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज मनी. मनी को गुड्स नहीं माना जाता. लेकिन अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कुछ ऐसे कॉइन्स है जो कि प्रेजेंट टाइम में मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मतलब प्रिविलेंट नहीं, चल नहीं रहे, वो आप प्रेजेंट टाइम में आपकी रनिंग करेंसी में नहीं आते, तो वो गुड्स हो सकता है. बट करंट करेंसी गुड्स की कैटेगरी में नहीं आता, बिकॉज इट इज अ मनी ओनली. मनी एक्शनेबल क्लेम्स इसमें नहीं आते. लेकिन इसमें क्या क्या आता है, स्टॉक्स आते हैं, शेयर्स आते हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स आती है, ग्रास आता है, और कोई भी ऐसा पार्ट ऑफ द लैंड, कोई भी ऐसी चीज जो लैंड पे अटैच है, लेकिन वो उसमें एग्रीमेंट हमने क्या किया है, हमने एग्रीमेंट किया है कि पहले हम उसको सेवियर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कट इट, एंड आफ्टर दैट व्हेन इट इज कंप्लीटली कट देन वी विल सेल इट. तो वंस द प्रॉपर्टी इज सेवियर्ड फ्रॉम द लैंड, it becomes movable property. The same thing you have seen in the definition of theft also, because theft की definition में आप पढ़ते हो कि स्टोल करने के लिए प्रॉपर्टी मूवेबल होती है. तो जब मूवेबल होती है तो कब होती है, when you sever it from the land. तो आपका जो डेफिनेशन है वो गुड्स का आपको आना चाहिए. एंड एज आई सेड कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है दैट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड्स. राइट, अब हमने गुड्स की डेफिनेशन देख लिया. तो क्वेश्चन ये आता है कि गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में प्रेजेंट गुड्स हो सकते हैं या फ्यूचर गुड्स भी हो सकते हैं. हो सकता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट करो तब जो गुड्स हैं दीज गुड्स आर एग्जिस्टिंग, और हो सकता है माइट बी पॉसिबल दिस टाइम द गुड्स आर नॉट एग्जिस्टिंग बट मे बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड एट द फ्यूचर डेट. तो अगर आपके पास कोई गुड्स फ्यूचर डेट में आते हैं, बनती हैं, तो क्या आप उसको लेके कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? कैन यू डू दिस? इफ यू हैव एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द गुड्स which are not existing at the present time, it will be produced at the later stage. My question is whether the contract is valid or contract, because the property is not in existence. As you can recall in the transfer of property act, अगर property existence में है ही नहीं तो आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा. यहाँ पर आप पढ़ते हो कि जो गुड्स है अगर आप फ्यूचर में मैन्युफैक्चर करते हो या प्रोड्यूस करते हो, फ्यूचर गुड्स को लेकर भी आप एग्रीमेंट फॉर सेल कर सकते हो. दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, एंड फॉर दैट पर्पस वी आर हैविंग सो मेनी सेक्शंस. यहाँ पर आप सेक्शंस कवर करोगे कि व्हेन द गुड्स आर एग्जिस्टिंग एंड व्हेन द गुड्स आर फ्यूचर. फ्यूचर गुड्स को लेकर भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो. इसके बाद जैसे मैंने बोला कि फ्यूचर गुड्स को लेके भी आप कर सकते हो, तो अगेन एंड अगेन आई एम यूजिंग हियर कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, हाउ यू विल क्रिएट द कॉन्ट्रैक्ट फॉर डीलिंग विद द सेल्स ऑफ गुड्स, इसको आप कैसे डील करोगे, यानी कि आपकी क्या फॉर्मेलिटीज हैं. आपको 2 सेक्शंस पढ़ने होते हैं, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5. When we talk about section 4, तो section 4 आपसे क्लियरली ये चीज बोलता है कि या तो आप एग्रीमेंट फॉर सेल करोगे या फिर आप एग्रीमेंट ऑफ सेल करोगे. तो यहाँ पर as I referred earlier also कि एग्रीमेंट फॉर सेल और एग्रीमेंट ऑफ सेल, इसमें डिफरेंस है. एक जगह पर एक्चुअल में एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं हुआ है और दूसरे में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट अपने आप में हो चुका है, फ्यूचर डेट पे नहीं हो रहा कुछ भी. तो यहाँ पर एक आप पढ़ते हो राइट इन रैम और एक पढ़ते हो राइट इन पर्सोनम. प्लीज रिमेंबर स्टूडेंट कि व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रीमेंट ऑफ सेल और एग्रीमेंट फॉर सेल, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो एग्रीमेंट टू सेल और सिंपली अ सेल. तो यहाँ पर अगर मैं ये वर्ड्स यूज करूँ कि एग्रीमेंट
to sale, right? और there is simply an agreement of sale. सेल का एग्रीमेंट आपने किया है या फिर आपने एग्रीमेंट किया है सेल के पर्पज से, इन दोनों में प्लीज रिमेंबर यहाँ पर आपने जो राइट क्रिएट किया है वो राइट इन रम है या पर्सोनम, राइट इन पर्सोनम है, but it means that it is binding only the parties who are entering into the contract. But when we talk about this one, it means right in rem. So please remember कि आप जब भी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो जो कि अपने आप में कंप्लीट है, तो इट्स मीन दैट राइट्स एंड ड्यूटीज क्रिएट हो चुके हैं एंड इट अप्लाइज नॉट ओनली टू द पार्टीज ओनली बट इट में इफेक्ट मीन्स टू से ये जो भी आपका ट्रांजैक्शन होगा ये बाइंडिंग होगा और सभी पर, ये जो आपका डिफरेंस है सेक्शन 4 में. नाउ अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हेन यू हैव एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और परचेज ऑफ गुड्स विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 7, तो क्या आप कोई ओरल एग्रीमेंट कर सकते हो? इज इट पॉसिबल दैट यू आर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स in oral form or in written form? Please remember clearly we have section 5 which says कि how can you enter into the contract? It may be in written form, it may be in oral form, it may be in terms of implied conduct, but the very important thing is that subject to contract. Subject to contract. This means that if both of the parties have agreed that the contract must be in writing, please remember student, you cannot move for oral. तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पार्टीज को बाइंड कर सकते हो कि हम जो गुड्स को रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको हम कैसे करेंगे, रिटन फॉर्म में ही करेंगे. अदरवाइज ओरल इज अलाउड, राइटिंग इज अलाउड, इम्प्लाइड फॉर्म में भी आप कर सकते हो. तो दिस इज समथिंग विच इज कम्प्लीटली डेल्ट विद सेक्शन 5 जो आपसे बताता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में आपने क्या फॉर्मेलिटीज करना है. तो आप अगर एक फॉर्मेलिटीज की बात करें, फॉर्मेलिटीज में आप क्या करोगे, आप ऑफर करोगे, आप एक्सेप्टेंस करोगे, राइट. और जब आपने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कर लिया तो क्वेश्चन आता है एक काम और भी करिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या करोगे आप, इमीडिएट डिलीवरी भी कर दो. आप किसकी करोगे इमीडिएट डिलीवरी? इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स. एज आई सेड टू यू, गुड्स की डेफिनेशन हमने 2 क्लॉज 7 में पढ़ी थी और डिलीवरी की 2 में आपने पढ़ी थी. डिलीवरी का मतलब जब आप वॉलंटरी अपनी चीज को दूसरे तक पोजेशन को शिफ्ट करते हो. इमीडिएट डिलीवरी आप करते हो. क्वेश्चन ये आता है क्या इमीडिएट डिलीवरी आप पोस्टपोन कर सकते हो? क्या एट द लेटर स्टेज यू कैन डिलीवर द प्रॉपर्टी? आंसर इज यस, because in the same section 5 the delivery can be postponed at the later stage. तो आप इसको postpone भी कर सकते हो. Second thing is that the same section talks about whether it talks about price. Is price? Yes. प्राइस को लेके हम स्पेशली सेक्शन 9, 10 अदर डील करेंगे. बट यहाँ पर क्वेश्चन है जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो फॉर गुड्स को लेके सेल करने का, तो क्या आपको प्राइस कंप्लीटली द सेम टाइम देना होता है? द आंसर इज नो, क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट द प्राइस इट कैन बी पोस्टपोन्ड ऑल्सो, इट कैन बी पार्टली पेड, इट कैन बी पेड बाय इंस्टॉलमेंट और अदरवाइज. तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये कि आप इसमें पेमेंट को बाद में भी कर सकते हो. देयर इज नो नेसेसिटी कि आपको पेमेंट इमीडिएट करना है. तो आपको ओवरऑल जो चीज़ें हैं दैट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स, पेमेंट, पोस्टपोन, दोनों में से दोनों हो सकती है. आप डिलीवरी बाद में करो, आप पार्टली आज डिलीवर कर दो, पार्टली बाद में कर दो, पार्टली पेमेंट आज कर दो, पार्टली बाद में पेमेंट कर दो, कंप्लीटली पेमेंट बाद में कर दो. एवरीथिंग इज पॉसिबल अंडर सेक्शन 5. बट एक चीज का आपको ध्यान रखना है, बी वेरी वेरी केयरफुल दैट टाइम एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए. इन दैट व्हेन वी टॉक अबाउट डिलीवरी, क्या आप डिलीवरी को पोस्टपोन कर सकते हो? तो विद दिस कॉन्सेप्ट आई एम गोइंग टू सम अप द होल कॉन्सेप्ट कि मैंने आपको बोला एज आई सेड टू यू कि डिलीवरी व्हेनेवर you are entering into the contract of the sale of goods, please remember you need to deliver the goods either immediately or you may deliver the goods at the later stage. But अगर time
एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, टाइम अगर एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, देन प्लीज रिमेंबर एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तब आपको अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट उस गुड्स को डिलीवर करना होगा. मीन्स प्लीज रिमेंबर आई एम कंप्लीटिंग इट विद गिविंग वन एग्जांपल. ए और बी के बीच कुछ गुड्स को लेके एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. ए जो कि बायर है, बी जो कि सेलर है. यहाँ पर ये इससे ऑफर करता है कि देखो आप जो मुझे गुड्स देना, वो गुड्स हर हाल में जनवरी के फर्स्ट वीक में दे देना या जनवरी में दे देना. ओके, बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर असाइनमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट. अगर आपने मुझे इस गुड्स को डिलीवर नहीं किया जनवरी में, आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट माई टास्क इन फैब विच आई हैव एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद समवन एल्स. तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में ये कर देते हो दैट टाइम इज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि टाइम पर, ड्यू टाइम पर ही यू नीड टू डिलीवर द गुड्स या ड्यू टाइम पर ही यू नीड टू पे द अमाउंट, प्लीज रिमेंबर तब आपको ड्यू टाइम पर ही डिलीवरी और पेमेंट करना होगा. इन केस यू फेल टू डिलीवर द गुड्स इन ड्यू टाइम या फेल टू पे द अमाउंट इन द स्पेसिफिक टाइम, then the other party will have the right to revoke the contract. The party is not bound to accept the delivery of goods after the expiration of the time, or the other party is not bound to deliver you the property when you are going to pay the amount at the later stage. So time essence of contract को लेके you will have to read section 11. ओके, बिकॉज सेक्शन 11 जनरली आपसे कहते हैं कि टाइम इज नॉट एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. आप जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के अकॉर्डिंग अपने अपनी राइट्स को परफॉर्म करो. बट अगर वहां पर टाइम एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो टाइम के ड्यूरेशन में ही अपने प्रॉमिस को फुलफिल करो. यही सेम प्रोविजन आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पाते हो, टाइम एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट. प्लीज रिमेंबर मूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन में टाइम एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है. If you want to understand, you need to go through the nature of contract. You will have to construe this contract. इस contract को आपको पढ़ना होगा और समझना होगा that whether this fact is true or not, whether time is was essence of contract or not. If it is proved that time was essence of contract and other party has failed to deliver the goods in the specific time, then the party in default will be, will be required to pay the compensation to the other party, and the party जिसके साथ आपने ब्रीच किया है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर सकती है. वो बाउंड नहीं है आपके ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए. So this was whole which I was trying to let you know. Now I'm going to brief all of these things. That sale of goods tax is a substantive law, right? It is having so many things to discuss, but very important thing which I have referred here is that what is the meaning of goods, first of all. Second thing, whenever you are going to enter into the contract of sale of goods, the contract must be lawful as per the provision of Indian Contract Act. Please remember, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की प्रोविजन को पढ़ने को लेके, ट्रांजैक्शन को समझने को लेके आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी दैट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ के ही आप इसको पढ़ो. रीजन बीइंग, व्हेन यू गो थ्रू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड who are the parties, who are the competent parties, what is the meaning of the contract, what is the meaning of the time essence of contract, each and everything whatever I'm discussing. And the next point which I've discussed here is that there are the formalities under which you can enter into the contract of sales of goods act. अब वो सारी फॉर्मेलिटीज आपको सेक्शन 5 में दी गई हैं. वो कॉन्ट्रैक्ट आप ओरल या रिटन में कर सकते हो, बट इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन राइटिंग, यू मस्ट बी स्ट्रिक्ट टू द राइटिंग. नाउ जनरली आप डिलीवरी को उसी टाइम भी कर सकते हो. यू कैन पोस्टपोन द डिलीवरी ऑफ द गुड्स एट द लेटर स्टेज. You can give the payment at the right time and you can pay at the later stage. But if time essence of contract as per section 11 of this act, you are bound by that time. So this was all brief discussion on sales of goods act. If you want to study sales of goods act in detail, you will have to visit our lectures, our series of lectures on the sales of goods act. Thank you so much for watching.